एक सापित मास्क जिसने इंसान को बना दिया एक खून पीने वाला वैम्पायर। और यहीं से शुरू हुई जो स्टार परिवार की वो काली दास्तान जो कई पीढ़ियों तक चलती रही। हर जोजो के सामने आया कोई न कोई शैतान, कभी इंसान के रूप में तो कभी परछाई के रूप में। ये कोई आम लड़ाई नहीं, यह अंधेरे से उठी विरासत की जंग, जहां खून बहता है और मौत पास से गुजरती है। साल 1868 एक तूफानी रात थी। जोरों से बारिश हो रही थी। एक घोड़ा गाड़ी में एक अमीर परिवार जॉर्ज जोस्टार, उनकी पत्नी, उनका बेटा सफर कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक गाड़ी फिसलती है और नीचे खाई में गिर जाती है। उसी समय वहीं से दो गरीब चोर गुजर रहे थे, जिनमें से एक का नाम था डारियो ब्रेंडो। उसने जैसे ही हादसे की गाड़ी देखी, उसने सोचा कि शायद सब मर चुके हैं। वो लाशों से कीमती चीजें लूटने लगा। वहीं उसे एक अजीब सा पत्थर का मास्क भी दिखा, लेकिन उसने उसे हाथ नहीं अपने पिता के साथ किया था। जो डियो से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो खुद दवा की जांच करवाएगा। इतना सुनते ही डियो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जो अब कमजोर नहीं था, वो उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद डियो घबरा जाता है। जो तुरंत वहां से लंदन के लिए निकल जाता है उस दवा की जांच के लिए, और अपने पापा से कहता है कि वह किसी अजनबी डॉक्टर से कोई दवा ना ले। डियो को अब जल्दी ही कुछ करना होगा। वो सोचता है कि वह स्टोन मास्क के जरिए जोजो को मार देगा। उधर जोजो ओगर स्ट्रीट नाम की एक खतरनाक गली में पहुंचता है, जहां कई सारे गुंडे रहते हैं। वहां कुछ बदमाशों से बात करता है और उनसे बहादुरी से लड़ता भी है। तभी वहां आता है स्पीड वैगन, जो वहां के गुंडों का लीडर है। वो जोजो की ईमानदारी और हिम्मत से बहुत खुश होता है। तू एक अच्छा इंसान है और मैं तेरे साथ हूँ। वो उसे उस जगह ले जाता है जहां दवा की जांच हो सकती है। उधर डियो शराब पीकर एक अंधेरी गली में पहुंचता है, जहां दो बदमाश उससे भिड़ने लगते हैं। डियो उनमें से एक पर चाकू से हमला करके उसे स्टोन मास्क पहना देता है, जिसके तुरंत बाद मास्क में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और ऐसा लगता है जैसे वो शख्स मर गया है। लेकिन वो मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, पर अब वो इंसान नहीं, एक खून पीने वाला शैतान बन चुका था। वो डियो पर हमला कर देता है, उसका खून चूसने लगता है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही वो जलकर राख हो जाता है। जो देखकर डियो डर जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया प्लान बन चुका था। वो वापस हवेली लौटता है और वहां सामने खड़ा होता है जो उसी का इंतजार कर रहा था। जॉनथन ने आखिरकार डियो की चाल पकड़ ली थी। वो सबके सामने उसकी साजिश का खुलासा करता है कि डियो ने ही उसके पिता को जहर देने की प्लानिंग की थी। लेकिन जॉनथन वहां नहीं रुकता। उसने बताया कि उसने पहले ही जहर का इलाज ढूंढ लिया था और वो दवाई उसने अपने पिता को दे भी दी है। अब जॉनथन मजबूर था। उसने डियो से कहा, मुझे माफ करना डियो, लेकिन अब तुम्हें पुलिस को सौंपना होगा। लेकिन तभी डियो की आवाज में नमी थी। उसने धीरे से कहा, थोड़ा वक्त दे दो जोजो, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो। जो कुछ भी मैंने किया, एक पुलिस वाले को पकड़कर उसका खून पीता है और बाकियों को उसकी लाश से कुचलकर मार देता है। उसके शरीर का कटा हुआ हिस्सा स्पीड वैगन को लगकर घायल कर देता है। जॉनथन एक भारी भाला उठाता है और डियो पर हमला कर देता है। लेकिन डियो उस हमले को अपने हाथ से रोक लेता है और उस भाले को मोड़कर जॉनथन के कंधे में घुसा देता है। जॉनथन और स्पीड वैगन भागने लगते हैं और एक पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन डियो उनके खून की गंध से उन्हें ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाता है, एक लालटेन से आग लग जाती है। धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है। जॉनथन चिल्लाकर डियो को छत की तरफ बुलाता है और दोनों वहीं लड़ने लगते हैं।
डियो की एक किक को ब्लॉक करते हुए जॉनथन उसे टैकल करता है और दोनों जलते हुए घर के भीतर गिर जाते हैं। डियो दीवार में खंजर घुसाकर हवा में ही रुक जाता है, लेकिन जॉनथन छलांग लगाकर डियो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। दोनों एक बार फिर गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार जॉनथन मौका नहीं गंवाता। वो डियो की ही चाकू से उसे चाकू मार देता है। डियो भी चीख उठता है, लेकिन फिर तुरंत पलटकर गुस्से में आकर जॉनथन की दोनों बाजुएं तोड़ देता है। दर्द से कराहते हुए भी जॉनथन हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत लगाकर दीवार को अपने पैरों से धक्का देता है और हवा में ही दोनों की दिशा बदल जाती है। डियो सीधा जलती हुई मूर्ति पे जाकर गिरता है और उस आग में जलकर खाक हो जाता है। जॉनथन दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी स्पीड वैगन दौड़ता हुआ आता है और उसे संभाल लेता है। वो जॉनथन की हालत देखकर इमोशनल हो जाता है और धीरे से कहता है, तुम जीत गए दोस्त, तुम जीत गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन मलबे में वांग चान स्टोन मास्क ढूंढ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ से उठाता है, अचानक एक साया उस पर टूट पड़ता है। डियो वो अब भी जिंदा था और इस बार वो बिना एक पल गंवाए वांग चान का खून पीने लगता है। एपिसोड 4। 3 दिन बीत जाते हैं। स्पीड वैगन जॉनथन से मिलने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि एक लड़की उसकी देखभाल कर रही है। उसके हाथ खून जैसे लाल हो रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं, प्यार भरा हुआ था। तभी जॉनथन की आंखें खुलती हैं और उस लड़की को पहचान जाता है, एरिना। वो धीरे से मुस्कुराता है। वो उसकी बचपन की दोस्त थी और पहली मोहब्बत भी। ये देखकर स्पीड वैगन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से पीछे हट जाता है, मुस्कुराते हुए। शायद वो जानता था कि अब जॉनथन अकेला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लंदन की अंधेरी गलियों में जैक द रिपर एक और मासूम लड़की की जान ले रहा होता है। खून, चीखे और डर से भरी वो रात अचानक ठहर जाती है, क्योंकि वहां कोई आ पहुंचा था। एक व्हील चेयर जिसे वांग चान धक्का दे रहा था, और उसमें बैठा है वही डियो। उसका चेहरा और हाथ जले हुए हैं, पर उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी चमक है। डियो चुपचाप जैक को घूरता है और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखें चमकती हैं और जैक की आंखों में जैसे होश ही नहीं रहता। डियो उसका दिमाग कंट्रोल कर लेता है और फिर उसका खून पी जाता है। अब जैक इंसान नहीं रहा, वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और डियो का गुलाम भी। अगले दिन जॉनथन अपने जले हुए घर के मलबे के पास जाता है। उसका मकसद साफ है, ये जानना कि डियो और स्टोन मास्क वाकई खत्म हुए या नहीं। लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो थोड़ी राहत की सांस लेता है और एरिना के साथ टहलने निकल जाता है, थोड़ी सुकून पाने के लिए। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी एक दीवार पर बैठा सैंडविच खा रहा होता है। वह चेहरे से सीधा साधा लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो सीधा हवा में छलांग लगा देता है और बिना कोई चेतावनी दिए एक छोटी उंगली जॉनथन के सीने में घुसा देता है। जॉनथन की सांस जैसे रुक जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अगले ही पल जादू जैसा कुछ होता है। उसकी टूटी हुई बाजू ठीक हो चुकी थी। जॉनथन कुछ समझ नहीं पाता, ये आदमी कौन है और वो चाहता क्या है। वो रहस्यमयी आदमी मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है, विल एंथोनियो जैप्लो। वो कहता है कि वो एक खास कला में माहिर है जिसका नाम है रिपल। जैपली जॉनथन और एरिना को एक तालाब के पास ले जाता है। वहां वो एक मेंढक को एक बड़ी चट्टान पर बैठाता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है। पर हैरानी की बात होती है, मेंढक बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसके नीचे की वो चट्टान चकनाचूर हो जाती है। ये थी रिपल की ताकत, जो शरीर से निकलती हुई एनर्जी को एक खास लहर में बदल देती है। जैप्लो फिर एक कड़वा सच बताता है, डियो और स्टोन मास्क अभी भी जिंदा हैं। जॉनथन जैसे ही एक पास की पेड़ की टहनी को पकड़ता है, जैप्लो देखता है उस टहनी पर फूल खिलने लगते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है,
इस लड़के में रिपल की गजब की ताकत है। उधर डियो एक पुरानी हवेली में छुपा होता है और लगातार इंसानों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है। एक मासूम औरत को पकड़कर उसका खून पी जाता है और फिर उसकी लाश को अपने नए पालतू ज़ॉम्बी जैक को खाने के लिए फेंक देता है। डियो अब और भी खतरनाक बन चुका है। इसी बीच जॉनथन जेपली के साथ रिपल की ट्रेनिंग शुरू करता है। वह पूरा हफ्ता दिन रात मेहनत करता है। सांस, ध्यान और शरीर के तालमेल से रिपल चलाना सीखता है। जेपली उसे खास मूव सिखाता है, जूम पंच, एक ऐसा पंच जो दूर से ही सीधा दुश्मन पर वार कर सकता है। तभी अचानक स्पीड वैगन तेजी से दौड़ता हुआ आता है और एक बड़ी खबर लाता है। डियो को विंड नाइट्स लॉट नाम के शहर में देखा गया है। जॉनथन बिना एक पल गंवाए जेपलो और स्पीड वैगन के साथ एक बग्घी में बैठता है और तीनों तुरंत उस रहस्यमय शहर की ओर निकल जाते हैं। शहर के अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है, एक अंधेरी पुरानी सुरंग। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, अंधेरे में अचानक एक साया निकलता है, जैक द रिपर। वो अपने शरीर से दर्जनों चाकू फेंकता है जैसे वो इंसान नहीं, कोई खतरनाक मशीन हो। लेकिन जेपली एक सेकंड में नहीं चूकता। वो अपनी वाइन को रिपल एनर्जी से भरता है और जैसे ही चाकू उसके पास आते हैं, वो सारे चाकू उसी पल हवा में रुक जाते हैं और जेपली हवा में ही एक घूमती हुई किक मारता है। रिपल किक। जैक का आधा चेहरा वहीं पिघलने लगता है। वो चीख उठता है। डरकर जैक एक लीवर खींचता है और सुरंग की एक दीवार खुल जाती है। वो फौरन उस दीवार में घुस जाता है और गायब हो जाता है। अब जेपली जॉनथन को एक वाइन से भरा ग्लास देता है और कहता है, जैक को हराओ, लेकिन ध्यान रहे इस ग्लास का एक बूंद भी ना गिरे। अगर इसका एक बूंद भी गिरता है तो आज के बाद इसी समय से मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना बंद कर दूंगा। जॉनथन सुरंग के उस हॉल में घुसता है जहां अजीब सी खामोशी थी। अचानक जैक परछाई की तरह इधर उधर से हमला करता है। जॉनथन खुद को संभालते हुए वाइन की लहरों को ध्यान से देखता है और उसमें उठती हुई रिपल की धड़कनों को महसूस करता है। फिर अपनी पूरी ताकत से एक दीवार पर पंच मारता है। शैंडो रिपल ओवरड्राइव। रिपल की ताकत दीवार से होती हुई सीधा जैक तक पहुंचती है और जैक हवा में उछलकर जोर से एक चट्टान से टकराता है। वो वही राख हो जाता है और इस बार हमेशा के लिए। जॉनथन की मुट्ठी में ग्लास अब भी भरा हुआ है, एक भी बूंद नहीं गिरा। जेपली मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम तैयार हो। एपिसोड 5। जैसे ही जोजो, जेपली और स्पीड वैगन विंड नाइट स्लॉट नाम के रहस्यमय शहर में पहुंचते हैं, अचानक एक चालाक बच्चा उनके सामने से ही उनका बैग लेकर वहां से भागने लगता है। उसका नाम था पोको। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक गुलेल निकालता है और खुद को पास की झील के दूसरी तरफ उड़ा देता है। जॉनथन और जेपली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी रिपल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी की सतह पर दौड़ पड़ते हैं। जी हाँ, पानी पर। जॉनथन एक जोरदार पंच मारता है जो सीधा एक चट्टान पर लगता है और उसके झटके से पोको नीचे गिर जाता है। जॉनथन फुर्ती से उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब उससे यह सवाल पूछा जाता है कि वह भाग क्यों रहा था और उसने ऐसा क्यों किया, तो पोको बस हैरानी से कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना मैं कहाँ हूँ, ना मैंने यह क्यों किया और मैं क्यों भागा। और फिर जैसे ही आसमान में अंधेरा छाता है, ठंडी हवा बहने लगती है और उसी अंधेरे से प्रकट होता है डियो। उसकी आंखों में वही पुरानी हैवानियत है, लेकिन इस बार कुछ और भी था। एक प्लान। असल में डियो ने पोको को हिप्नोटाइज किया था ताकि वो अनजाने में जोजो की टीम को कब्रिस्तान में ले आए, क्योंकि वही छिपा था डियो का असली जाल। एक ज़ॉम्बी सेना जो रात के अंधेरे में कब्र से निकलकर अब जोजो की टीम पर टूट पड़ने वाली थी। जेपली आगे बढ़ता है और डियो पर एक जोरदार रिपल अटैक करता है।
लेकिन डियो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो मुस्कुराता है, एक ठंडी शैतानी मुस्कुराहट। वांगचान की चेतावनी ने उसे कुछ सिखा दिया था। अब वो एक नया मूव यूज करता है, अपने शरीर की नमी से खुद को अंदर से ठंडा कर लेता है। इससे रिपल की गर्म लहरें उस तक पहुंच नहीं पाती। जेफली का हाथ वहीं जम जाता है, लेकिन जो तुरंत जेफली को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन डियो उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और फिर वो बुलाता है अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को, 2 ज़ॉम्बी नाइट्स, टार्कस और ब्रूफोर्ड। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं थे, ये वही योद्धा थे जो कभी रानी मैरी स्टुअर्ट के वफादार थे। लेकिन जब एलिजाबेथ ने मैरी को गद्दार घोषित कर दिया, ब्रूफोर्ड और टार्कस ने आखिरी सांस तक युद्ध किया। उन्हें धोखे से सरेंडर करवाया गया और सजा के तौर पर मरने से ठीक पहले मैरी का कटा हुआ सिर दिखाया गया। अब दोनों मौत के बाद भी वापस आए हैं दुनिया से बदला लेने। डियो ब्रूफोर्ड को जोजो से अकेले लड़ने के लिए भेजता है। ब्रूफोर्ड दिखने में शांत लगता है, लेकिन अपने लंबे बालों से तलवार चला सकता है। जोजो के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक पल में ही ब्रूफोर्ड का अटैक उसे झील में गिरा देता है, वहां जहां वो सांस भी नहीं ले पाता। लेकिन जोजो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो समझदार भी है। झील की गहराई में वो एक चट्टान को हटाता है और उसके नीचे दबे हुए हवा के एक छोटे से बुलबुले से सांस लेता है और फिर अपनी सारी एनर्जी जमा करता है। अंडर वाटर टर्किश ब्लू ड्राइव। रिपल की ताकत झील के अंदर से सीधा ब्रूफोर्ड पर पड़ती है और वो झटके से पानी से बाहर जा गिरता है। एपिसोड 6। ब्रूफोर्ड जोजो के अंडर वाटर ड्राइव से बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन वह हार मानने की फितरत में नहीं था। वो फिर से अपने लंबे खतरनाक बालों को हवा में लहराता है और जोजो को जकड़ लेता है। पर इस बार जोजो तैयार है। वो एक जोरदार किक मारता है सीधे ब्रूफोर्ड की तलवार पर और अपनी ट्रिपल एनर्जी से उस तलवार को सीधे अंदर डाल देता है। ब्रूफोर्ड का एक हाथ वहीं गल जाता है। उसकी चीख अंधेरे को चीर देती है। अब जोजो पीछे हटता है और अपनी ताकत को इकट्ठा करके गरजता है। सनलाइट येलो ड्राइव। एक चमकदार सी लहर ब्रूफोर्ड के शरीर से टकराती है और जैसे जैसे उसका ज़ॉम्बी शरीर टूटता है, उसकी आत्मा को शांति मिलने लगती है। मरने से ठीक पहले वो जोजो को अपनी तलवार देता है, जिस पर लिखा होता है लक। वो एल को खुद अपने खून से काटकर जोड़ता है, प्लक यानी हिम्मत। जोजो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो एक दिल जीतने वाला महान योद्धा बन चुका है। लेकिन तभी टार्कस ब्रूफोर्ड की लाश के पास आता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। उसके चेहरे पर हैवानियत साफ झलक रही थी। अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा, एक एक करके। जोजो, जेफली, स्पीडवैगन और पोको सब टार्कस से बचने के लिए पत्तों से बनी एक ग्लाइडर पर उड़ते हैं। हवा में उड़ते वक्त जेफली की आंखें एक पल को बंद होती हैं और उसे याद आता है टॉन पेट्टी की वो भविष्यवाणी। तू एक बच्चे द्वारा रास्ता दिखाए जाने पर एक शेर को आजाद करते हुए मरेगा। जेफली की सांसें भारी होने लगती हैं। अचानक टार्कस हवा में उछलकर उन पर हमला करता है और सभी को एक पुराने टूटे फूटे नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में घिरा देता है। यह टार्कस जोजो को एक खतरनाक डेथ मैच में फंसा देता है। चैन नेक डेथ मैच। 2 योद्धाओं के गले एक भारी जंजीर से बांध दिए जाते हैं और नियम एक ही है, या तो मारो या मारे जाओ। जोजो की सांसें घुटने लगती हैं। वो हर पल मौत के करीब जा रहा होता है। लेकिन तभी पोको अपने अंदर की हिम्मत को जगाता है, अपनी बहन को याद करता है। वो खिड़की से कूदकर अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है। अब जेफली अंदर आता है और वो जान चुका है अब उसका वक्त आ चुका है। एपिसोड 7। जेफली के जहन में एक पुरानी याद ताजा हो जाती है। वो पल जब वो टॉन पेट्टी का स्टूडेंट था। उसके गुरु ने कहा था, एक दिन एक बच्चा तुझे रास्ता दिखाएगा और तू एक शेर को आजाद करता हुआ मरेगा। जेफली समझ चुका था वो पल अब आ चुका है। वो बिना डरे सीधे टार्कस की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है,
लेकिन टॉर्कस एक बड़ा सा शैतान है। वो जेप्ली को जंजीरों से जकड़ लेता है और अगले ही पल जेप्ली का शरीर 2 हिस्सों में चीर देता है। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष होता है। उसकी सांसें अब भी चल रही हैं और अपनी आखिरी ताकत बटोरकर अपनी सारी रिपल एनर्जी, अपनी आत्मा की शक्ति जॉनथन में ट्रांसफर कर देता है। और तभी जोजो की आंखें चमक उठती हैं। उसके अंदर एक नई आग जल उठती है। रिपल अब उसके रोम रोम में दौड़ रहा था। वो गले की जंजीर को तोड़ देता है और शेर की तरह दहाड़ते हुए टॉर्कस पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक वार करता है। सनलाइट, येलो ओवरड्राइव। टॉर्कस वहीं ढेर हो जाता है, हमेशा के लिए खामोश। जोजो दौड़कर जेप्ली के पास आता है। जेप्ली की सांसें टूट रही होती हैं, लेकिन उसकी आंखों में सुकून होता है। वो धीरे से मुस्कुराता है और अपनी अंतिम सांसों में कहता है, मेरी इच्छा अब तेरे अंदर है जॉनथन, अब तेरे अंदर है। एपिसोड 8। जॉनथन, जोस्टार, स्पीडवैगन और पोको मिडनाइट स्लॉट से जिंदा निकलकर वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ता रोकता है एक रहस्यमय शख्स, मिस्टर एडमस। बिना कुछ बोले वो हमला कर देता है। लेकिन जोजो अब पहले जैसा नहीं रहा। एक ही झटके में वो मिस्टर एडमस को ढेर कर देता है। माहौल थोड़ा शांत होता ही है कि तभी एक और अजनबी सामने आ खड़ा होता है, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन अचानक वो हाथ जोड़कर खुद को इंसान बताता है। वो कहता है वो है डायर, जेप्ली का पुराना दोस्त और रिपल यूजर। फिर आते हैं स्ट्रेजो और मास्टर टॉन पेटी, वो गुरु जिसने जेप्ली को ट्रेन किया था। उधर एक और खबर सामने आती है। डियो ने पोको की बहन को अगवा कर लिया था, लेकिन वो लड़की डियो के सामने बिना डरे खड़ी थी। डियो उसे अमर होने की लालच देता है, लेकिन वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहती है, मर जाना मंजूर है, लेकिन तुझ जैसे हैवान की परछाई भी नहीं बनना मुझे। तेरी अमरता अगर अपनी इंसानियत खोकर मिलती है तो ऐसी अमरता पर 1000 मौतें कुर्बान हैं। डियो गुस्से में तिलमिला उठता है और उस पर छोड़ देता है जॉम्बी डुबी। लेकिन तभी जोजो वहां पहुंच जाता है। एक जोरदार रिपल पंच से वो डुबी को वहीं ढेर कर देता है। अब बारी थी आखिरी टक्कर की। जोजो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर चढ़ता है, जहां उसका असली दुश्मन डियो इंतजार कर रहा था। लेकिन बीच में कूद पड़ता है डायर। वो दहाड़ता है, थंडर क्रॉस, स्प्लिट अटैक। लेकिन डियो उसे सीधा फ्रीज कर देता है। उसकी टांगें बर्फ से जम जाती हैं और वह फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन डायर की आत्मा अब भी जिंदा है। उसका कटा हुआ सिर आखिरी सांसों में अपनी रिपल एनर्जी से एक गुलाब फेंकता है, जो डियो की आंखों में जा घुसता है। अब जो सामने आता है, उसके हाथ में है एक पवित्र तलवार, लक एंड प्लक। वो तलवार जो रिपल से चार्ज करता है, वो डियो पर टूट पड़ता है। एक वार में डियो का हाथ और उसके शरीर का हिस्सा काट देता है। लेकिन डियो तलवार और जोजो का हाथ एक साथ फ्रीज कर देता है। लेकिन जोजो हार नहीं मानता। वो पीछे जल रही आग से तलवार को गर्म करता है और अपने हाथ को छुड़ाता है। फिर पूरा जोर लगाकर वो डियो के सीने पर रिपल अटैक करता है। डियो उछलकर चट्टानों से टकराता है, लेकिन हार मानने से पहले वो अपनी आंखों से तेज धार फेंकता है, जो सीधा जोजो को घायल कर देती है। थका हुआ लहूलुहान जोजो नीचे गिरता है, डियो की तरफ देखता है और कहता है, तू मेरा भाई था, लेकिन अब तू एक शैतान है। एपिसोड 9। डियो गिर रहा होता है, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। गिरते गिरते वो एक आखिरी चाल चलता है, खुद का सिर काट देता है ताकि रिपल की शक्ति उसके दिमाग तक ना पहुंचे। उधर वांग चान, उसका वफादार, डियो का वो सिर उठा लेता है, जो अब भी जिंदा और चालाक था। कई महीने बीत जाते हैं,
सब कुछ ठीक हो जाता है। जॉनथन जोस्टार अब एरिना के साथ शादी कर चुका है। दोनों नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिका के लिए हनीमून ट्रिप पर निकलते हैं। लेकिन उस जहाज पर एक रहस्यमय ताबूत भी होता है, लंबा, भारी और शांत। जोजो को धीरे धीरे कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो जहाज के नीचे की तरफ जाता है, वहां सामने खड़ा होता है वांग चान और फिर सामने आता है डियो का वो कटा हुआ सिर जो अब भी जिंदा था। डियो उससे कहता है, तेरा ये कमजोर शरीर अब मेरे नए जन्म की पहली ईंट बनेगा। जोजो, तेरी मौत मेरी अमरता की शुरुआत होगी। फिर एक हमला सीधे जोजो की गर्दन पर। जोजो की सांसें थमने लगती हैं और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। अब जहाज पर ज़ॉम्बियों का हमला शुरू होता है। वांग चान ने पूरे जहाज पर ज़ॉम्बी वायरस फैलाकर उसे नर्क में बदल दिया था। लेकिन जोजो अपनी आखिरी सांस और बची हुई रिकॉल एनर्जी से एक आखिरी हमला करता है। वांग चान का सिर काट देता है और उसके शरीर को जहाज के इंजन में फेंक देता है। अब जहाज फटने वाला था। एरिना जोजो से लिपट जाती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जोजो, मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। जोजो हल्के से मुस्कुराता है और वहीं पास में रो रहे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नहीं एरिना, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हमारी सबसे अनमोल चीज की हिफाजत करनी है, तुम्हारे अंदर पल रहे नन्ही सी जान की। ये बच्चा ही हमारी उम्मीद है। डियो फिर एक आखिरी बार हमला करता है, लेकिन जोजो उसे रोक देता है। उसका सिर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और फिर वो जहाज फट जाता है। धुएं और आग के उस समंदर में जोजो डियो के सिर को अपनी गोद में लिए मर जाता है। पर जोजो का आखिरी प्लान काम कर जाता है। एरिना उस नवजात अनाथ बच्चे को लेकर डियो के उसी लोहे जैसे ताबूत में छिप जाती है। अगली सुबह उन्हें कैनरी आइलैंड पर बचा लिया जाता है, जिसके साथ ही एक महान योद्धा की कहानी खत्म होती है। लेकिन जोजो के विरासत की ये तो बस एक शुरुआत है। एपिसोड 10। जॉनथन की मौत को गुजरे 49 साल हो चुके हैं। दुनिया बदल चुकी है, पर खतरे अभी भी छिपे हुए हैं। अब बुढ़े हो चुके स्पीड वैगन और स्ट्रेजो मैक्सिको के एक रहस्यमय गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलते हैं कई स्टोन मास्क और एक विशाल पत्थर से जकड़ा हुआ एक इंसान जैसा जीव, जो शायद इंसान नहीं था। इधर न्यूयॉर्क में एक पॉकेट मार लड़का स्मोकी एक अमीर टूरिस्ट की जेब काट रहा होता है, लेकिन तभी दो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई शुरू करने ही वाले होते हैं कि वहां आता है एक आदमी और दोनों पुलिस वालों की ऐसी कुटाई करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। उसका नाम है जोसेफ जोस्टार, जॉनथन का पोता। एरिना अब एक बुजुर्ग दादी बन चुकी है, लेकिन वह अब भी एक मजबूत दिल वाली है। जोसेफ को उसी ने पाला है और उसके अंदर अपने दादा जैसा ही जुनून है। उधर स्ट्रेजो अब डियो जैसे अमर जवानी चाहता है और इसीलिए खुद स्टोन मास्क पहनकर बन जाता है एक नया वैम्पायर। एक दिन जोजो एरिना और स्मोकी के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ एक माफिया टाइप गुंडा स्मोकी को बुरी तरह बेइज्जत करता है। फिर जोसेफ उठता है और उसकी ऐसी पिटाई करता है पूरा रेस्टोरेंट सन्ने रह जाता है। वो सबको ये दिखाता है कि वो दुश्मन की चाल पहले ही पढ़ लेता है। अगले दिन एक खबर आती है, स्पीड वैगन को मार दिया गया है और कातिल कोई और नहीं, स्ट्रेजो ही है। उसी रात स्ट्रेजो जोसेफ पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन यह देखकर जोसेफ चौंकता नहीं। वो सीधा अपनी जैकेट से निकालता है टॉमी गन और फिर चालू होती है एक अंधाधुन गोलीबारी। जोजो चिल्लाता है, अब तेरी बारी है स्ट्रेजो, और ये जंग अब शुरू हो चुकी है। जिसके साथ ही इस एनिमे का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी? मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं
जिससे मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए